लोग का वेलकम है स्मार्ट क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का और गुप्त साम्राज्य का, जिसमें आज गुप्त साम्राज्य के बारे में हम कुछ बातें करेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य का हम लेंगे और 1 क्वेश्चन लेंगे मौर्य साम्राज्य का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो इसको ध्यान से समझें और हो सके तो नोट डाउन कर लें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है गुप्त काल की शासन व्यवस्था का वर्णन करें। गुप्त काल का शासन व्यवस्था किस तरह का था, इसके बारे में जानना है। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, आप बस उसको समझिए कि वो बोल क्या रहा है। तो गुप्त काल का शासन व्यवस्था क्या था, कैसे गुप्त काल जो था वो उस समय वर्क कर रहा था, कैसे कार्य कर रहा था, तो इसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए गुप्त काल जो था ना, ये एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जो बहुत ही ज्यादा, यानी बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा खुशी वाला, आनंद वाला शासन व्यवस्था था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो राजा था वो अपने प्रजा के साथ हमेशा साथ में रहता था, मतलब प्रजा का हर दुख में सुख में साथ दिया करता था। यहाँ के राजा जो थे उनके कानून जो थे बहुत ही अच्छे होते थे और निर्दय नहीं था वो। यहाँ जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ कांड होता है, आज हम लोग का एरिया में कोई भी तरह का कुछ प्रॉब्लम था, तो क्या कानून बनाया गया है, तो वहां जो कानून व्यवस्था था वो बहुत ही क्या था, दयालुता वाला था। मतलब राजा कोई ऐसा हार्ड कानून नहीं लगाया था जिससे ये आप बोल सकते हैं कि वहां क्रूर राजा था। क्रूर राजा वो नहीं था, ठीक है। गुप्त साम्राज्य में क्रूर राजाओं का शासन नहीं था। उसके बाद क्या, ये जो पूरा चक्र था गुप्त काल साम्राज्य का, इसका जो भी राजाओं का जो कार्य था, इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। कितने श्रेणियों में बांटा गया था? 3। पहला जो था वो केंद्र शासन था। केंद्र शासन में क्या होता था कि यहाँ जो राजा होते थे ना, उनकी मुख्य विशेषता यह थी कि वो, उनका मुख्य काम था कि वो राजा सिर्फ जनता को ही करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जनता के लिए काम करेगा और जनता की जो भी दुख है या जो भी परेशानी है उसको दूर करेगा। राजा यहाँ क्या करते थे, एक व्यवस्था के अंतर्गत, मंत्रिमंडल के अंतर्गत कार्य करते थे और लोगों की परेशानियों को सुनते थे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कोई चीज का दिक्कत हो गया है, किसी के पास अनाज नहीं हुआ है या किसी का जमीन का कोई झगड़ा हो गया, तो वो राजा आराम से सॉल्व करता था। कोई कहीं चोरी हो गया, कहीं झगड़ा हो गया, तो ये सब चीजों को राजा अपने तरीके से, अपने स्तर से क्या करते थे, हल करते थे। साथ ही साथ वो जो था उनका केंद्र शासन का जो ये था, इसको बोला जाता है कि गुप्त साम्राज्य सम्राट के अधीन था। मतलब ये सम्राट के अधीन रह के कार्य करते थे। कौन? गुप्त साम्राज्य में जितने भी लोग थे वो लोग सम्राट के अधीन रह के कार्य करते थे। सम्राट के खिलाफ कोई भी बात का जिक्र वो लोग नहीं करते थे। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि वहां की जो खेती होती थी ना, वो टोटल पर एकदम न्यूनतम लगान लगाया गया था। राजा वहां पर लोगों को हमेशा खुश रखते थे, किसानों की सेवा करते थे, यानी किसान को भी सेवा करता था और किसान राजा का सेवा करता था। दोनों का तालमेल बहुत अच्छा था, बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। ये था पहला ही। तो पहला हम लोग क्या समझे, पहला समझे केंद्र शासन। दूसरा है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में क्या होता है? प्रांतीय शासन मतलब होता है प्रांत में बटा हुआ था। गुप्त काल का जितना भी प्रांत जो बटे हुए थे, सबको अपना अपना काम दिया गया था। कोई भी किसी का काम में कोई भी तरह का गलती या कोई भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता था। मतलब क्या कि मान लीजिए कि मेरा काम है अगर कि हमको खेती करना है, तो हमको कोई भी तीसरा आदमी आके प्रताड़ित नहीं कर सकता है। तो ये राज्य व्यवस्था जो था ये गुप्त काल में बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छा से चलाया जा रहा था। अच्छा, इसमें और क्या है, इसमें बोल रहा है कि प्रांतों की अधिकारियों को नियुक्ति दिया गया था। मतलब जैसे आज का टाइम में हम लोग का मंत्रिमंडल सौंपा गया है क्या नहीं, हर शिक्षा स्तर को, यानी हर मंत्री को अलग अलग काम दिया गया है। जैसे शिक्षा मंत्री को अलग काम है, उसके लिए एक अलग आदमी है, कपड़ा मंत्री का अलग आदमी है और मुख्यमंत्री का अलग काम है। तो उसी तरह प्रांतों में सभी लोगों को बांट के रखा गया था, ताकि आपसी झगड़ा, आपसी द्वेष ना हो और कोई भी तरह का, किसी के साथ भी कोई भी तरह का गलत ना हो, और उसके योग्य जो होते थे उन्हीं को इसमें क्या किया जाता, सम्मिलित किया जाता था। मंगरा बुधना शनिचरवा को उसमें नहीं लाया जाता था। तीसरा जो था, इसका तीसरा प्रणाली जो था वो था न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था क्या था, यहाँ पर न्याय लिया जाता था और न्याय लेने का जो अधिकार था वो किसके पास हो सकता है, राजा के पास। किसके पास होता था? राजा अपने मंत्रिमंडल की जितने भी और मंत्री होते थे, या बोल सकते हैं जितने भी और सदस्य होते थे, उनसे पूछते थे कि क्या इस पर क्या फैसला लिया जाना चाहिए। उनसे सलाह मशवरा करने के बाद राजा एक नियत फैसला लेते थे और उसी के आधार पे गुप्त साम्राज्य जो था एक समय का बहुत ही ज्यादा प्रचलित राष्ट्र बना, राज्य बना, साम्राज्य बना। और इसने क्या किया,
इतिहास में अपना नाम सबसे ऊपर रखा। देखिए मगध साम्राज्य सबसे पावरफुल था, उसी तरह गुप्त साम्राज्य जो था ना, ये भी क्या था, अपने समय का सबसे ताकतवर और बोल सकते सबसे प्रसिद्ध या सबसे संतुष्ट या बोल सकते परिपूर्ण शासन व्यवस्था था गुप्त साम्राज्य। तो ये था गुप्त साम्राज्य के बारे में पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या करें। गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? पतन मतलब क्या, मतलब खात्मा कैसे हुआ? गुप्त साम्राज्य का अंत कैसे हो गया? क्या हो गया जब इतना खुशी था? देखिए दुनिया में सब रोता है, जिसके पास सोना का चेयर है वो भी डरता है, जिसके पास लकड़ी का चेयर है वो भी डरता है। और क्यों डरता है वो आपको बता दिया गया है, तो आप जान सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य का अंत होने का मेन कारण क्या था। ठीक है, तो देखिए इसका मेन कारण का शुरुआत ये ऐसे हुआ ये कि लगभग 200 वर्षों तक क्या हुआ कि गुप्त शासन जो था, गुप्त साम्राज्य जो था, ये अपने क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या करें। गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था, इनके बारे में बताना है कि क्या हुआ था। जो एक हंसता खेलता साम्राज्य अपना अवनति की तरफ चल गया, क्या हुआ जो उसका पतन का दिन खुल गया था, क्यों नष्ट हुआ गुप्त साम्राज्य? तो देखिए बोला जा रहा है कि 200 वर्षों तक गुप्त साम्राज्य शासन किया था। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक गुप्त साम्राज्य का शासन चला। और जो ये थे आपका जाके इनका नाम था भानुगुप्त के समय, ठीक है, भानुगुप्त थे, उनके समय क्या हुआ कि हुन एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं ताकतवर सेना के रूप में जान सकते हैं। तो हुन का जो नेता था उनका नाम था तोरमान ने गुप्त साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करके उसकी कमर तोड़ दी। किसकी? गुप्त साम्राज्य की। मतलब तोरमान जो था वो हुन साम्राज्य का राजा था या बोल सकते सेनापति था। तो उसने क्या किया? गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया और गुप्त साम्राज्य का तख्ता पलट कर दिया। गुप्त साम्राज्य को पूरा तरीका से तोड़ दिया, पूरा तरीका से खात्मा कर दिया, उसका सेना बर्बाद कर दिया, उसका सेना को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो आगे क्या बोल रहा है? 5वीं शताब्दी के अंत तक गुप्त का गौरव नष्ट हो गया। 5वीं शताब्दी के अंत तक गुप्त का जो गौरव था ना वो पूरी तरह नष्ट हो गया था। मतलब अब गुप्त साम्राज्य जो था वो अपनी निचली सीढ़ी में जाके गिर गया था और उसे बचना नामुमकिन था। किसका? गुप्त साम्राज्य का। अब इसके साथ बोल रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित प्रमुख कारण। अब देखिए कुछ प्रमुख कारण अब हम लोग जानेंगे गुप्त साम्राज्य का क्या क्या कारण था। पहला कारण देखिए, अगर कोई दुनिया में अगर किसी का घर का बर्बादी होता है ना तो उसका वंश से होता है। उसका वंश जो होता है वो सबसे बड़ा हानिकारक चीज होता है। कि अगर मान लीजिए कि किसी का पिताजी बहुत अच्छे नेता है और उसका बेटा एक नेता का नाम का यूज करके कुछ गलत करता है तो वहीं से उसका वंश क्या होता है? नीचे की तरफ जाने लगता है। तो इसका पहला नंबर है अयोग्य उत्तराधिकारी। मतलब उसका जो उत्तराधिकारी था, किसका? गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी। मतलब क्या होता है? मतलब वो जो राजा शासन करता है, मान लीजिए कि आज एक राजा शासन कर रहा है, अब इसके मरने के बाद कोई दूसरा राजा आएगा, तो जो दूसरा राजा आने वाला है वही तो हुआ उत्तराधिकारी ना, उसी को क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी। तो हुआ ये कि विशाल गुप्त साम्राज्य को संभालने के लिए समुद्रगुप्त के बाद कोई अच्छा शासक नहीं आया था। मतलब विशाल गुप्त के बाद जो था, समुद्रगुप्त के बाद कोई दूसरा ऐसा शासक ही नहीं था जो गुप्त साम्राज्य को अच्छा से समझ सकता था। मतलब सब जो था ना, जितना भी उसके बाद आया राजा, वो सब क्या हुआ कि अच्छी तरह से गुप्त साम्राज्य को नहीं समझ पा रहा था। और नहीं समझ पाने के कारण वो लोग क्या करने लगे, वो लोग इसको धीरे धीरे उन लोग के हाथ से गुप्त साम्राज्य छूटते आ गया। वो जनता के बीच नहीं बैठ पा रहे थे, वो जनता का दुख सुख में भागी नहीं बन रहे थे। तो इससे क्या हानि हो रहा था कि गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा था। गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब आप राजा हैं और आप अपनी प्रजा का दुख को नहीं समझिएगा, प्रजा के साथ दुख सुख नहीं बांटिएगा, तो क्या वो प्रजा आपके साथ रहेगी? कभी नहीं रहेगी। दूसरा नंबर पॉइंट है बौद्ध धर्म का प्रभाव। बौद्ध धर्म के प्रभाव ने राजाओं एवं सेनाओं को अहिंसावादी बना दिया। दूसरे शब्दों में सेना बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण पंगु हो गई थी। अतः जिन गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, उन्होंने क्या किया? शत्रुओं को बुलावा दे दिया। मतलब क्या कि एक शाहरुख खान का डायलॉग है, हम क्या सुधरे पूरी दुनिया ही बेईमान बन गई। यही हाल हुआ वहां पर। जब गुप्त साम्राज्य झगड़ा कर रहा था तो पूरा दुनिया शांत था, और जैसे ही ये लोग बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म तो पता है कि उसमें बहुत अच्छे से वो लोग क्या करता है, हिंसा को मानता है, हिंसा नहीं करने खोजता है। तो ऑटोमेटिक यही बात हो गई जी। ये जब जैसे ये लोग बोला कि अब हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, अब हम लोग कोई भी तरह का लोग लफड़ा नहीं करेंगे, कोई भी राज्य से झगड़ा नहीं करना है, तो जो इसका दुश्मन राष्ट्र था ना, ये लोग को
ताकत मिल गया, क्योंकि जान गया कि सेना भी जो है गुप्त साम्राज्य का बात सुन रहा है, और सेना जब गुप्त साम्राज्य जो है गुप्त साम्राज्य का सेना जब युद्ध नहीं करेगी तो ऑटोमेटिक जो दूसरा साम्राज्य का राजा सब है वो लोग तो हमला करेगा ना। और यहीं पर बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण पूरा गुप्त साम्राज्य क्या हुआ, पतन का रास्ता में चल गया। मतलब गुप्त साम्राज्य का जो राजा था ना, वो जैसे ही बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उनकी प्रजा या बोल सकते हैं उनकी सेना भी जैसे ही बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, बाहरी राजाओं ने क्या किया, आक्रमण करना शुरू कर दिया, और इसी कारण गुप्त साम्राज्य पंगु हो गया। मतलब कि गुप्त साम्राज्य के पास ताकत होने के बावजूद भी वो लोग क्या हुआ, नहीं लड़ सका। क्या नहीं लड़ सका, युद्ध नहीं लड़ सका, और वो लोग हार गया। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था कि बौद्ध धर्म विशाल साम्राज्य, मतलब क्या हुआ, विशाल साम्राज्य मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि गुप्त साम्राज्य बहुत विशाल था। उस समय यातायात के साधन नहीं के बराबर थे, अतः इतने बड़े राज्य पर नियंत्रण रखना कठिन था। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य का विशालता भी पतन का एक कारण बनी। देखिए, आप लोग का बहुत सारा जमीन होगा और बहुत कोई का गांव में जमीन होगा जो आज तक अपना खेत में उतरे नहीं उतरे हैं, बहुत कोई के साथ हुआ होगा। तो वैसे ही गुप्त साम्राज्य में बहुत बड़ा साम्राज्य था ये, तो अपना जमीन जायदाद का कोई क्या कर रहा था, गुप्त साम्राज्य के राजा अपने जमीन जायदाद को नहीं देख पा रहे थे। इतना विशाल साम्राज्य था कि उन लोगों को पता नहीं था कि कितना दूर तक हम लोग को जाना है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब आप अपने जमीन जायदाद का पता नहीं लगाएंगे तो दूसरा राज्य वाला तो आपका जमीन में घुसेगा ना। तो वो लोग भी उसी तरह क्या, अधिग्रहण करने लगा। मतलब क्या, जिस तरह चाइना आज कोशिश कर रहा था गलवान घाटी में आने का, तो उसको डंडा मिला ना। अगर उस समय गुप्त साम्राज्य ये काम कर लेता ना तो इसका पतन होता नहीं, क्योंकि गुप्त साम्राज्य का जो दूसरा दुश्मन देश था वो लोग क्या करता, दुश्मन साम्राज्य था, वो लोग धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य की कुछ पार्ट्स को हथिया रहा था। क्योंकि गुप्त साम्राज्य का राजा जो था वो जानता था कि मेरा बहुत बड़ा साम्राज्य है, कौन लेगा, ले या जाने दो, थोड़ा सा सागर से एक लोटा पानी उठाएगा तो क्या दिक्कत है, ऐसा कुछ होता होगा, उसके दिमाग में ही चल रहा होगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य बहुत सिकुड़ता गया और गुप्त साम्राज्य बहुत ही क्या हुआ, कमजोर राष्ट्र बन गया, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। अगला जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है सैनिक दुर्बलता। यद्यपि गुप्त साम्राज्य सुख समृद्धि का युग था, परंतु बहुत लंबे समय तक युद्ध ना होने के कारण उसकी सैनिक क्षमता बहुत ज्यादा घट गई। मान लीजिए कि मेरे पास एक बंदूक है, हम उस बंदूक को साफ नहीं करें, नली साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, बंदूक में जंग लगेगा ना, लगेगा क्या नहीं। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, हम गाड़ी नहीं चलाते, सिर्फ रख देते हैं, और रियली में रखा हुआ रहता है बेचारा, सिर्फ जिम जाने के लिए यूज करते हैं और कहीं नहीं। तो जब मान लीजिए कि सामान हम खरीदे और रख दिए, और अगर उसका यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो सामान खराब हो जाएगा ना। तो यही हुआ, राजाओं ने क्या किया, अपने सेना अपने जनता को इतना ज्यादा खुश कर दिया, इतना ज्यादा सुख दे दिया कि वो लोग क्या हुए, वो लोग लड़ाई से अब दूर भागने लगे थे। वो लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे, प्रैक्टिस नहीं हो रहा था, ट्रेनिंग नहीं हो रहा था। जैसे आज भारत में तरह तरह का ट्रेनिंग होता है ना, युद्धाभ्यास चलता है दूसरे देशों के साथ, तब ना भारत आज विश्व का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बना हुआ है। उसी तरह उस समय ये सब बंद हो गया था, कोई भी युद्ध, कोई भी तरह का लड़ाई झगड़ा का अभ्यास नहीं हो रहा था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया और सेना बहुत कमजोर हो गई, और इसका फायदा दुश्मन देश ने उठा लिया, दुश्मन राज्यों ने उठा लिया, और वहां क्या किया, सेना को हरा करके, सेना को मार करके वो लोग गुप्त साम्राज्य को हथिया लिए। तो ये पतन का कुछ 4-5 पॉइंट था जो आपको भी बताएं। अब हम लोग जाते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण था। अब मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, याद है ना चंद्रगुप्त मौर्य, हम पहला वीडियो में बता चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य क्या था ये जानते हैं, और इसका क्या कारण था, इसका पतन का क्या कारण था, इसका हारने का क्या कारण था, इसका खत्म होने का वो जानते हैं। तो बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य का पतन, देखिए सिंपल सा चीज बता रहे हैं। अशोक जैसे ही अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है, पूरा मौर्य साम्राज्य रसातल में जाने लगा, क्योंकि अशोक नहीं चाहता था कि वो युद्ध करे, वो बौद्ध धर्म अपना चुका था। कलिंग युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म अपना चुका था। कौन, अशोक। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, वो हिंसा को छोड़ के अहिंसा का रास्ता पे चल गया था, और इसका पूरा फायदा जितने भी उसके दुश्मन राष्ट्र थे ना, जिस तरह गुप्त शासन में हुआ सेम वही होने लगा। जितने भी दुश्मन राष्ट्र थे वो टूट पड़ा, और अशोक सिर्फ यही कर रहा था कि हिंसा मत करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो, और ईश्वर का नाम लो। और इसी चीज के कारण क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। अशोक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया था, और इससे उसका दुश्मन को क्या मिल गया, मौका मिल गया किसको हराने का, अशोक को। जब बिना राजा का अगर सेना चलेगी तो राजा तो ऐसे ही हारेगा और सेना भी हारेगी, तो वही हाल हुआ। अशोक युद्ध नीति को छोड़ चुका था। अगला चीज में बोल रहा है
कि अशोक की शांतिमय नीति। अशोक देखिए, जब कलिंग युद्ध में जब वो यानी एक बोल सकते महिला पर जब वो अपना तलवार उठाया ना, उसके बाद जो वो देखा मार काट, उस मार काट को देख के उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो बहुत शांतिमय हो गया कि नहीं, मेरे से जो गलती हुआ उस गलती को हम छोड़ते हैं। उसने अपना तलवार वहीं छोड़ दिया था, वही रण क्षेत्र में छोड़ दिया और बोला कि मैं आज से ये युद्ध नहीं करूंगा, जहां मुझे महिलाओं से झगड़ा करना होगा, महिलाओं का गर्दन उड़ाना होगा, मैं वो काम नहीं करूंगा। और यही शांतिमय नीति क्या किया, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन का सबसे बड़ा क्या हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ। यही चीज था जिसके कारण अशोक और मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट बोल रहा है वित्तीय संकट। मतलब देखिए, मान लीजिए कि हम घर में, मान लीजिए थोड़ा देर हम कोचिंग पढ़ाना छोड़ देते हैं और हम घर में साधु बन जाए, क्या मेरा घर भगवान चलाएगा? क्या आपको लगता है कि कोई आएगा दान देगा, वो सर आप साधु बन के लीजिए 5 लाख का चेक, कभी होगा क्या? नहीं होगा ना। तो जब अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को अपना लिए तो वो एक तरह से क्या हो गए, त्यागी हो गए, सन्यासी बन गए। तो संभालेगा कौन राज्य को? संभालने वाला कोई रहा नहीं। जब संभालने वाला नहीं रहा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो राज्य रसातल में डूब ही जाएगा ना, उसको आर्थिक तंगी हो जाएगा, वहां पैसों की कमी होने लगेगी। जहां पर राजा नहीं बताएगा अपने जनता को किस तरह बढ़ाना है, किस तरह अपना विकास करना और किस तरह से अपनी सेना को आगे बढ़ाना है, ये मार्गदर्शन कोई देने वाला ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, हारेगा ना। तो यही चीज हुआ क्या कि वित्त संकट होने लगा। अशोक या फिर उनके मंत्री जो थे सब बौद्ध धर्म अपना चुके थे, तो राज्य को चलाने के लिए एक सही आदमी चाहिए था, जो है था ही नहीं। तो ऑटोमेटिक क्या हुआ कि उस राज्य का आर्थिक नीति बहुत कमजोर हो गया और बहुत कमजोर होने के कारण क्या हुआ कि ये मौर्य साम्राज्य था ये गुप्त साम्राज्य की तरफ पतन के रास्ते में चल पड़ा। अगला एक पॉइंट इसका है वो है केंद्र शासन की दुर्बलता। मतलब वही बताएं कि नेता सब भी, जितना भी उसका मंत्री सब था, वो सब क्या था, सब अपने राजा के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण क्या हुआ कि वो लोग जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो सब भी बोला हम लोग भी युद्ध नहीं करेंगे, ना कोई काम करेंगे, चलो रात दिन बस तप करो, यज्ञ करो, ये करो, वो करो, और शांति प्रिय ढंग से मदमस्त रहने लगा। तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, शासन व्यवस्था पूरा टूट गया ना। आज मान लीजिए कि मोदी जी बोल देंगे कि नहीं हम शासन व्यवस्था नहीं संभालेंगे और अपना मंत्रिमंडल को लेकर रातों रात चल गए वृंदावन में, बैठ गए जाके तप करने, क्या देश चलेगा? देश पर आर्थिक नीति तो आर्थिक जो टकराव होगा तो वो होगा, दुश्मन भी आके चढ़ जाएगा। क्योंकि जब तक सरकार हम लोग का पावर में रहेगा तभी ना हम लोग को कोई मार्गदर्शक मिलेगा कि हाँ देश को ऐसे चलाना वैसे चलाना। कोई भी शासन हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन वो सत्ता में रहेगी तभी ना देश चलेगा, ऐसे देश नहीं चल पाएगा ना। सेम वही चीज हुआ, जब पूरा मंत्रिमंडल ही उसका खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, उस राष्ट्र का तो पतन होना था। एक लास्ट पॉइंट है इसका है कि अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी। देखिए अशोक का अयोग्य उत्तराधिकारी था, मतलब उसका जो बेटा था ना या जो भी था वो शासन प्रणाली को नहीं समझ पा रहा था। क्योंकि यहाँ बताया गया कि मौर्य साम्राज्य के पतन का वास्तविक कारण अशोक के दुर्बल व अयोग्य उत्तराधिकारी थे। अशोक के उत्तराधिकारियों की व्यक्तिगत दुर्बलता और आपसी फूट, प्रादेशिक और प्रशासकों की स्वतंत्रता और संशोधिता आदि ने मौर्य साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मतलब क्या बता रहे हैं, सिंपल सा बात है कि अशोक बाबू जो थे ना, अशोक राजा अशोक, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो धारण कर लिया, लेकिन उसके बाद जो उनका रिलेशन वाला या कोई भी आके क्या हुआ कि चलो हम उत्तराधिकारी हम संभाल देते हैं, तो वही हो गया कि मतलब कि 5 घर क्या बोलते हैं उसको, एक लोटा पानी को 5 आदमी बांटेगा तो 5 जगह तो छलकेगा ही ना, अलग अलग। तो वही चीज हुआ कि अशोक का साम्राज्य को कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो उसको सही तरीका से संभाल सके। सब में फूट हो गया था, सब चाहता था कि हमको मिले हमको मिले हमको मिले, और इसके कारण क्या हुआ, पूरा वो साम्राज्य ही टूट गया। एक घर में जब बंटवारा होता है तो घर ही नहीं टूटता है, उस घर का मनोदिशा बदल जाता है। वो घर जहाँ एक चूल्हा जलता है वहां 2 चूल्हा जलने लगता है। सेम यहाँ पर वही हुआ, अशोक जैसे ही इसको छोड़ा तो उसका जो रिश्तेदार सब था या जो सगे संबंधी था उन लोग क्या करने लगा, अशोक का राज्य को हड़पने के लिए नया नया विधि अपनाने लगा। सब में फूट हो गया कि राजा कौन बनेगा, कोई जाके इसको मारने लगा, कोई चाकू मारने लगा, कोई उसका मर्डर करने लगा। और इस तरह से उन लोग क्या हुआ कि एक दूसरे से लड़के ही क्या किया, अपना साम्राज्य को पूरा तरह तबाह कर लिया। तो ये था 3 क्वेश्चन, 2 गुप्त साम्राज्य का और एक मौर्य साम्राज्य का। आशा करते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो लाइक दबा दीजिए और सब्सक्राइब करिए, जितना जो नहीं किए हैं शेयर करिए, और कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी हम लोग अपना मंजिल तक पहुंच जाए जहां तक हम लोग सोचे हैं। और
आगे इसी तरह हम छोटा छोटा वीडियो ला करके क्या करेंगे, आप लोग का जितना भी है क्वेश्चन समझा देंगे। आज तक के लिए क्लास यही रखते हैं। सबको मेरा तरफ से धन्यवाद।